हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? चलिए, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। पीछे के जो भी नोट्स थे वो तैयार कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, ऐसा ही कह सकते हैं हम तो, क्योंकि हम हमारा प्रयास लगातार आप तक आपका मैटर, आपका 12वीं क्लास का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसको कितना गेन कर रहे हैं, कितना प्राप्त कर रहे हैं, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। आप कितने पढ़ते हैं घर पर, कितने नोट्स तैयार करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर रहता है। देखिए, हम आपसे आशा ही कर सकते हैं कि भाई आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि हमने हमारा काम कंटिन्यू जारी है, हमारा काम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आप उसको कितना प्राप्त कर रहे हैं वो तो आप जाने। चलिए फिर आगे काम शुरू करें अपन। हम पढ़ रहे थे ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन हो गया था अपना, और वाष्पोत्सर्जन संबंधित जो क्रियाएं थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है, किस प्रकार से, क्योंकि इस पार्ट में आपके दो टॉपिक है, एक तो वाष्पोत्सर्जन और दूसरा बिंदु स्राव। ट्रांसपायरेशन की क्रिया में हमने पढ़ा था कि मुख्य रूप से पादपों में 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो सकती है। 3 प्रकार कौन कौन से पढ़े थे हमने? 3 अंग हमने पढ़े थे, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वात रंध्रीय और क्यूटिकुलर यानी उपत्वचीय। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो था वह था आपने रंध्रीय। हमने पिछले लेसन में रंध्र की एक संरचना पढ़ ली थी कि किस प्रकार से रंध्र बना होता है, एपिडर्मिस के ऊपर क्या संरचना होगी रंध्र की, कौन कौन सी कोशिकाएं होगी, किस प्रकार से वो कार्य करेगा, इन सब के बारे में जानकारी हमने कर ली थी। पत्ती की कौन सी सतह पर रंध्र मिलेंगे आपको, ऊपरी, निचली, या उसकी स्थिति के आधार पर भी हमने पत्ते 3 प्रकार की पढ़ी थी, आपको याद हो तो, अधोरंध्री, ऊपरी रंध्री एंड उभयरंध्री। इन सब बातों के बाद में आगे बात यह आती है कि रंध्रों की जो गति होती है वो किस प्रकार से होती है। आज आपका अगला टॉपिक जो होगा वह होगा, हम पढ़ेंगे रंध्रीय गति की क्रियाविधि। रंध्रीय गति की क्रियाविधि। हमने ये पढ़ा है कि भाई एक रंध्र जो होता है, एक रंध्र में एक रंध्रीय छिद्र पाया जाता है, दोनों ओर 2 द्वार कोशिकाएं होती है। दोनों ओर क्या होती है? 2 द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिका हमने पढ़ा था कि स्वयं का केंद्रक होगा, इसके अंदर पर्णरहित होगा। आंतरिक भित्ति हमने पढ़ी थी, इसकी मोटी होती है। आंतरिक भित्ति कैसी होगी? मोटी होती है, जबकि बाह्य भित्ति इसकी कैसी होती है? पतली होती है। ये रंध्रीय पोर, स्टोमेटल पोर पढ़ा था, ये दोनों द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर हमने पढ़ा था कुछ अधिचर्म की अन्य कोशिकाएं भी इसके चारों ओर पाई जाती है, जिनको हमने नाम दिया था सहायक कोशिका। ये हो गई हमारे पास द्वार कोशिका। ये हो गया रंध्रीय छिद्र। मैंने आपको बताया था सहायक कोशिकाएं प्लस द्वार कोशिकाएं प्लस रंध्रीय छिद्र मिल करके जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसको मैंने नाम दिया था रंध्र उपकरण या रंध्रीय उपकरण, स्टोमेटल एपरेटस। ये एक रंध्र की सामान्य सी संरचना हमने पढ़ी थी। अब हमें ये पढ़ना है कि रंध्रीय गति क्या है। पहली बात तो रंध्रीय गति क्या होगी? रंध्रीय गति का मतलब है रंध्रों का खुलना और बंद होना। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि रंध्रों का खुलना
वह बंद होना रंध्रीय गति कहलाती है। अब ये रंध्र कब खुलेंगे, कैसे बंद होंगे, इसी क्रियाविधि को हमें पढ़ना है। रंध्र खुलते भी होंगे, बंद भी होते हैं, तभी तो ये क्रियाविधि जारी रहेगी। तो इस क्रियाविधि को समझाने के लिए कि रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, यही हमें अगले टॉपिक में पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि इस पार्ट में आपके महत्वपूर्ण वाष्पोत्सर्जन और इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वह होगा आपका बिंदु स्राव का, और अंत में एक छोटा सा टॉपिक और दे रखा है आपको, ब्लीडिंग यानी रस स्राव भी दे रखा है। मुख्य इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा हुई वो हमने पढ़ लिया कि भाई लगभग अधिकतर पादपों में वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, रंध्र के द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है। स्टोमेटा की संरचना हमने पढ़ ली। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये रंध्र कैसे खुलेंगे, कैसे बंद होंगे, कैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, इसको समझना है। इसको समझने के लिए हमें ये जरूरी समझना है कि रंध्र खुलते कैसे हैं और बंद कैसे होता है। तो रंध्रों का खुलना व बंद होना रंध्रीय गति कहलाती है। इसको हम क्या नाम दे देंगे, रंध्रीय गति। कैसे होती है रंध्रीय गति, इसको समझाने के लिए अलग अलग समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। रंध्र कैसे खुलेंगे, कैसे बंद होंगे, अलग अलग बातें बताई, अलग अलग सिद्धांत दिए गए। उनमें से पहला जो सिद्धांत है वह है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, स्टार्च शर्करा परिकल्पना। सबसे पहले जो 3 मत प्रमुख रूप से यहाँ पे दिए गए थे, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, स्टीवार्ड की परिकल्पना, और तीसरा अंतिम पढ़ेंगे सक्रिय पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत या स्थानांतरण सिद्धांत। ये 3 अलग अलग मत अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो उसी के आधार पर ये पूरी प्रक्रिया बताई गई कि भाई किस प्रकार से रंध्र खुलेंगे और किस प्रकार से बंद होंगे। सबसे पहला मत जो दिया गया रंध्रों को समझाने या रंध्रीय गति को समझाने के लिए वह था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ये मत जेडी सायरे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जेडी सायरे पूरा नाम है। और लॉयड ने भी इस मत का समर्थन किया था। इस मत को ही माना था कि इस आधार पर तो महत्वपूर्ण कौन हुआ? जेडी सायरे। जेडी सायरे ने इसको प्रस्तुत किया। इससे पहले लॉयड ने भी इसी मत के बारे में जानकारी दी थी, परंतु वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाया था भी कैसे ये प्रक्रियाएं वो होती है, वो नहीं समझा पाया था। परंतु मेन रूप से महत्वपूर्ण स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो समझाने का काम था वो किसने किया था? जेडी सायरे ने। आपको इनके नाम जरूर याद रखना है कि भाई ये मत किसने दिया है। आपसे पूछे कि स्टार्च रंध्रीय गति को समझाने के लिए स्टार्च शुगर परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जेडी सायरे ने प्रस्तुत की थी। इससे पहले लॉयड भी इसी मत को प्रस्तुत कर चुका था। क्या बताया इन्होंने? सायरे ने बताया कि भाई दिन के समय, कब? जब दिन होता है, दिन के समय हम जानते हैं कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। भाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो हमने उस क्रिया में क्या पढ़ा है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 6 अणु CO2 के यूज होते हैं, प्लस 12 अणु जल के यूज होते हैं। ये क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। कहाँ संपन्न होती है? पर्णहरित में होती है।
बनता क्या है, एक अणु जल ग्लूकोज का प्लस 6 अणु O2 के जो बाहर छोड़ दी जाती है प्लस 6 अणु जल के शेष बच जाते हैं। यहाँ देखिए CO2 का यूज किया गया है, O2 छोड़ी गई है और मुख्य जो उत्पाद बन रहा है वह कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। आप सोचेंगे सर हम तो वाष्पोषण पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसीलिए पढ़ रहे हैं, हमें देखना है कि दिन के समय रंध्र कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। इसको समझाने के लिए शायरी ने सबसे पहले ये बात बताई थी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिन के समय जो द्वार कोशिकाएं, ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये हमने पढ़ा है कि यहाँ पर्णरहित है। इन द्वार कोशिकाओं में पर्णरहित की उपस्थिति में कौन सी क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, अर्थात CO2 यहाँ से यूज ले ली जाएगी। अब यहाँ CO2 यूज ले ली जाएगी तो यहाँ पे CO2 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। परिणाम स्वरूप pH का मान है वो बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने पर रंध्रों की द्वार कोशिकाओं में CO2 का मान कम हो जाएगा, CO2 की सांद्रता कम होगी। जैसे ही CO2 की सांद्रता कम होगी उसका pH का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और pH का मान जब बढ़ता है परिणाम स्वरूप यहाँ पर किसका निर्माण होता है, स्टार्च जो होता है, यहाँ संचित जो स्टार्च था वो स्टार्च किस में चेंज होता है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इसमें चेंज हो जाता है। यानी दिन के समय कहने का मतलब है पहले क्या हमारे पास स्टार्च, आपने पढ़ा है कि पादपों में संचित भोजन किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। पादपों में जो भोज्य पदार्थों का संचय किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है, स्टार्च के रूप में किया जाता है। यहाँ भोजन बना किस रूप में है, ग्लूकोज के रूप में। भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप किस रूप में हो रहा है, ग्लूकोज के रूप में हो रहा है। जबकि इसका संचय किस रूप में किया जाएगा, पादपों में भोज्य पदार्थों का संचय मैंने आपको पहले बताया था स्टार्च के रूप में होता है, यानी मंड के रूप में। ठीक है। जंतुओं में भोज्य पदार्थों का संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अपने को जंतु नहीं, अपने को यहाँ ये देखना है कि पादपों के अंदर जो भोजन बना है वो ग्लूकोज के रूप में बना है, परंतु संचय किस रूप में किया गया, वो मंड या स्टार्च के रूप में। अब भोजन संचित है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में है। पत्तियों के अंदर भोजन पड़ा है पहले से, फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। सूर्य के प्रकाश के समय क्या होगा, ये स्टार्च CO2 की कमी होने से pH का मान बढ़ेगा। बढ़ने के परिणाम स्वरूप पड़ा हुआ जो स्टार्च है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। और द्वार कोशिकाओं में ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। द्वार कोशिकाओं में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जब ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की मात्रा बढ़ेगी तो द्वार कोशिकाओं में DPD का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप द्वार कोशिकाएं किस अवस्था में आ जाती है, स्फीत अवस्था में आ जाती है, मतलब फूल जाती है। पहले मान लीजिए ये अबंध थे, जब रंध्र बंद होंगे तो ये कंडीशन होती है। देखिए ये द्वार कोशिकाएं, अभी ये बंद है। अब क्योंकि द्वार कोशिकाओं की आंतरिक जो परत है हमने कहा है मोटी है, जबकि बाह्य परत है वो कैसी है, पतली है। अब जैसे ही इसके अंदर CO2 की कमी होगी, pH का मान बढ़ेगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की मात्रा बढ़ेगी, अर्थात अंदर का माध्यम है वो कैसा हो जाएगा, सांद्रित होगा। परिणाम स्वरूप कौन सी क्रिया होगी, अंतःप्राशन की क्रिया। कौन सी क्रिया हुई है, अंतःप्राशन। अंतःप्राशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप द्वार कोशिकाएं फूलनी शुरू हो जाएगी। फूलेगी तो आंतरिक भित्ति बाहर की तरफ खींची जाती है। पहले इस प्रकार से बंद था अंदर,
अब जैसे ही इसके अंदर मान लीजिए ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की मात्रा बढ़ी, परिणाम स्वरूप अंदर से बाहर से जल अंदर की तरफ खींचा जाएगा प्रकाशन की क्रिया के दौरान, क्योंकि जल यूज हो रहा है। तो उस दौरान क्या होगा कि आंतरिक भित्ति वो क्या होगी, फैल जाएगी और द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाएगी। जैसे ही द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाएगी, रंध्रीय छिद्र वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा बीच में से इस प्रकार से। तो दिन के समय द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप CO2 में कमी आएगी, क्योंकि CO2 यूज होती है कि प्रकाश क्रिया में क्या होगा, CO2 तो यूज हो रही है। अब जब यूज हो रही है तो CO2 की इन कोशिकाओं में क्या होगी, कमी होगी। कमी होते ही क्या होगा, pH का मान बढ़ जाएगा। pH का मान बढ़ते ही ये स्टार्च जो है वो स्टार्च है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनने के दौरान द्वार कोशिकाओं में DPT का मान बढ़ जाता है और ये बाह्य माध्यम से अतिरिक्त मात्रा में जल एकत्रित करती है और ये कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है। जैसे ही द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाएगी, रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। मतलब दिन के समय प्रकाश की क्रिया के दौरान रंध्र खुलते हैं। ये बात मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। शायरी ये कहता है कि जैसे ही रात्रि होती है, रात्रि के समय वापस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टार्च में चेंज हो जाएगा। क्योंकि ग्लूकोज है वो तो रात संचित भोजन, क्योंकि रात्रि के समय प्रकाश की क्रिया तो होगी नहीं। जब प्रकाश की क्रिया नहीं होगी तो वहाँ CO2 में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये रात्रि के समय। अब CO2 में क्या होगी, द्वार कोशिका में CO2 का मान बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप pH का मान है वो क्या हो जाएगा, कम, यानी अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। परिणाम स्वरूप द्वार कोशिकाओं से बहिर्प्राशन होगा और जल कणु क्या हो जाएंगे, द्वार कोशिकाओं से बाहर निकल जाएंगे। जब द्वार कोशिकाओं से जल कणु बाहर निकलेंगे तो वापस द्वार कोशिका पिचक जाएगी, सलित अवस्था में आ जाएगी। परिणाम स्वरूप तो जो रंध्र है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यानी रात्रि के समय प्रकाश नहीं होता है, उस समय द्वार कोशिकाओं में CO2 का मान बढ़ेगा, CO2 का मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी रात्रि के समय। और रात्रि के समय CO2 की वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप pH का मान यहाँ पे कम हो जाता है, अर्थात अम्लीय प्रकृति हो जाती है और DPT का मान है वो कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप प्राशन सांद्रता बढ़ने से बहिर्प्राशन होगा और अंदर से जल वो क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकल आएगा। द्वार कोशिका सलित अवस्था में आ जाएगी और स्टोमेटा यानी रंध्र वो बंद हो जाएंगे। ये बात कौन कह रहा है, शायरे कह रहा है। यही बात लॉयड ने शायरे से पहले ही सिद्ध कर दी थी, परंतु पूर्ण रूप से समझा नहीं पाया था कि इसके अंदर क्या बना, कैसे द्वार कोशिका स्फीत होगी, कैसे द्वार कोशिका सलित होगी, ये बात स्पष्ट नहीं कर पाया। इस कारण से उसको नहीं माना गया। बाद में उसी बात लॉयड की बात को ही शायरे ने विशिष्ट रूप से समझाने की कोशिश की कि भाई दिन के समय, जैसे इतनी सी याद रखिए, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। परिणाम स्वरूप द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी हो जाएगी। CO2 की कमी होगी तो pH का मान बढ़ जाएगा और pH का मान बढ़ने से उसी दौरान स्टार्च जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के चेंज होते ही DPT का मान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप अंतःप्राशन होता है और अंतःप्राशन होने से द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है, फूल जाती है और द्वार कोशिकाओं की स्फीत अवस्था में आते ही रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि के समय ठीक उल्टा हो जाएगा इसका कि रात्रि के समय प्रकाशन से तो होगा नहीं, परिणाम स्वरूप CO2 का यूज नहीं कर पाएगा। CO2 तो बनेगी श्वसन की क्रिया के परिणाम स्वरूप। अब जब यूज नहीं होगा तो उस दौरान द्वार कोशिकाओं में CO2 के मान में वृद्धि हो जाएगी, pH का मान कम हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा और ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट वापस किस में चेंज हो जाएगा, स्टार्च में। और प्राशन सांद्रता के मान में कमी होने से क्या हो जाएगा, बहिर्प्राशन होगा और बहिर्प्राशन होने से द्वार कोशिकाएं सलित अवस्था में आ जाती है, पिचक जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। ये बात किसने बताई थी, शायरे ने बताई। J.D. शायरे ने अपना मत प्रस्तुत किया था कि स्टार्च शुगर परिकल्पना किसके आधार पर, स्टार्च शुगर आपस में एक दूसरे में अंतः परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। दिन के समय स्टार्च शुगर में बदल जाता है अर्थात ग्लूकोज में बदल जाता है, रात्रि के समय ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, स्टार्च में चेंज हो जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप जब स्टार्च बनता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं और जब शुगर बनती है अर्थात ग्लूकोज बनता है तब रंध्र दिन खुल जाते हैं।
दिन के समय शर्करा का निर्माण होगा, रात्रि के समय स्टार्च, क्योंकि भोज्य पदार्थों का संचय स्टार्च के रूप में ही किया जाता है पादपों में। तो ये था पहला सिद्धांत रंध्रों को खुलने और बंद होने से समझाने के लिए। किसने प्रस्तुत किया? जेडी सायरे ने। समझ में आ गया आपके? चलिए अब देखते हैं दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया था स्टीवार्ड ने। स्टीवार्ड ने अलग से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं किया, अलग से कोई मत प्रस्तुत नहीं था। सायरे का ही जो स्टार्च शुगर मत था उसी को आगे बढ़ाया। स्टीवार्ड ने क्या कहा है? दूसरा है स्टीवार्ड की परिकल्पना। स्टीवार्ड ने इसी चीज़ को आगे बढ़ा दिया था। सायरे ने बताया था कि दिन के समय प्रकाशन की क्रिया होगी, प्रकाशन की क्रिया होगी, परिणाम स्वरूप क्या होगा? ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का निर्माण होगा। स्टीवार्ड ये कहता है कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो है वो आगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में चेंज होता है। किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। और फिर ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। इन सब क्रियाओं को दोहराने के लिए यहाँ फॉस्फोराइलेज नामक एंजाइम की मात्रा है वो काम करती है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम का निर्माण होता है। ये बात सायरे ने भी बताई थी, क्योंकि ये क्रियाएं होगी तो कौन सा एंजाइम, आगे हम श्वसन की क्रिया पढ़ेंगे तब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के अणु का विखंडन होता है। ग्लूकोज जब इसको ऑक्सीजन मिले या ना मिले, ग्लाइकोलाइसिस में हमेशा क्या होता है, ग्लूकोज का अणु जो बना है, हमने पढ़ा है प्रकाशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज बना। इस ग्लूकोज के अणु को हमें तो एटीपी में बदलना है। हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि भाई पादपों में भोज्य पदार्थों का संचय तो स्टार्च के रूप में होगा, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होगा, परंतु याद रखिए हमेशा ऊर्जा का जो संचय होता है वो चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, दोनों में ही किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। एटीपी को हमने ऊर्जा मुद्रा भी कहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो श्वसन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज के अणु के विखंडन की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं हम। और जब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है तो ग्लूकोज का अणु टूटता है। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण एंजाइम जो काम आता है वो कौन सा होता है? फॉस्फोराइलेज। यहाँ पे भी यही होता है, क्योंकि प्रकाशन की क्रिया हो रही है तो प्रकाशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप भी फॉस्फोराइलेज एंजाइम का निर्माण होगा। स्टीवार्ड ने ये बात बताई कि फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है, पहले ग्लूकोज यहाँ एटीपी का एक अणु खर्च होता है और एडीपी में बदल जाता है। और ये किस में एंजाइम कौन सा है? यहाँ पे फॉस्फोराइलेज एंजाइम है। इस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज किस में चेंज होता है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, पहले ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में और ग्लूकोज फिर 1,6-फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ये सारी क्रियाएं फॉस्फोराइलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होती है। स्टीवार्ड ने उसी चीज़ को उल्टा बताया कि पहले कौन सा बना? ग्लूकोज। सायरे ने क्या कहा था कि प्रकाशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का निर्माण होता है। और ये ग्लूकोज 1-फॉस्फेट फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में बदलेगा और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज में बदल जाएगा। और चूंकि अंतिम रूप से उपयोग जो किया जाता है ऊर्जा के लिए या भोजन के लिए ग्लूकोज का ही किया जाता है, न कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट का। तो चूंकि ग्लूकोज जो होता है जल में घुलनशील है, अच्छा घुलनशील है, ये अच्छे ढंग से घुल जाता है। इसीलिए अंतिम रूप से इसका जो उपयोग किया जाएगा वो किस रूप में किया जाएगा? ग्लूकोज के रूप में किया जाएगा।
तो स्टीवार्ट ने सिर्फ इसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, कहा था कि भाई सायरे की क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाद में किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंत में किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और ये ग्लूकोज जल में घुलनशील होने के कारण आसानी से द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करके अंतः प्राशन की क्रिया को बढ़ाएगा। परिणाम स्वरूप द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है और दिन के समय रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ये बात किसने बताई थी, स्टीवार्ट ने बताई थी। स्टीवार्ट ने सिर्फ थोड़ा सा आगे बता दिया इसको कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के रूप में ही उपयोग नहीं आता, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है इस एंजाइम की उपस्थिति में, और अंत में वो किस में चेंज होता है, ग्लूकोज के रूप में। और इसी ग्लूकोज का उपयोग है वो जल में घुलनशील होने के कारण द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है, अंतः शोषण होने से वो स्फीत अवस्था में आते ही स्टोमेटा क्या हो जाता है, खुल जाते हैं। जबकि रात्रि के समय ये वापस किस में चला जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस किस में चेंज हो जाएगा, स्टार्च में चेंज हो जाएगा रात्रि के समय, जिससे रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये बताई थी दूसरी परिकल्पना कौन सी, स्टीवार्ट की परिकल्पना। स्टीवार्ट ने सायरे की बात को थोड़ा आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके ये प्रक्रिया बताई। क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं रंध्रीय गति की क्रियाविधि। रंध्र गति कैसे करते हैं, रंध्रीय गति का मतलब हमने पढ़ लिया, रंध्रों का खुलना और बंद होना। रंध्रों का खुलना और बंद होना ही क्रियाविधि है इसकी। किस प्रकार से होता है रंध्र, किस प्रकार से खुलते हैं, किस प्रकार से बंद होते हैं, इसको समझाने के लिए पहला मत तो किसके द्वारा हुआ, सायरे का मत, स्टार्च शुगर परिकल्पना, और दूसरा हम स्टीवार्ट के नाम से ही जानते हैं स्टीवार्ट की परिकल्पना। अब पढ़ेंगे तीसरा मत। 3 महत्वपूर्ण मत इस क्रिया को समझाने के लिए दिए गए थे। तीसरा मत क्या है रंध्रीय गति को समझाने के लिए, आप अपनी किताब में से देख सकते हैं, पढ़िए उसको भी, और कोई चीज़ यदि नहीं समझ में आए तो बिल्कुल आप उसको पूछिए, समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए बस। चलिए, तीसरा मत जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया था सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण का सिद्धांत। हम ये देख रहे हैं कि भाई रंध्रीय गति कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि क्या है। इस क्रियाविधि को समझाने के लिए प्रमुख रूप से 3 मत दिए गए। 3 मत कौन कौन से दिए गए, पहला स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, दूसरा स्टीवार्ट परिकल्पना, और तीसरा सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया। पहले 2 मत हमने समझ लिए, परंतु उसके आधार पर बाद में कई वैज्ञानिकों ने विरोध किया कि भाई इस प्रकार से कैसे हो सकता है। स्टार्च शुगर मत कुछ हद तक सही माना गया, फिर स्टीवार्ट का भी आगे सिद्धांत आया, उसको भी कुछ हद तक सही माना गया, परंतु अंत में सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण जो सिद्धांत दिया गया उसको सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ माना गया। सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से होगा, इसको पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। बाकी आप इसको पढ़िए, देखिए, इसको समझिए। कल इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। कल आपका ये लेसन पूरा हो जाएगा, इससे आगे वाला भी आप पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ हो तो इसको क्लियर करवा देंगे। आज के लिए इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।